ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी हमने खत्म कर लिया है। आगे नोट करना है इंटरनल एनर्जी में ही, इंटरनल एनर्जी की मैंने स्टार्टिंग दे दी थी तुम्हें लास्ट टाइम। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या थी? इंटरनल एनर्जी क्या थी एक्चुअल में? एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है। बहुत सारी एनर्जीज कौन कौन सी थी एक बार दोबारा नोट कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी किस किस एनर्जी का सम थी? ये थे हमारे नेक पी वर्ड लिखवाया था मैंने, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी दोबारा सम थी, काइनेटिक एनर्जी सम थी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब लिखवा चुका हूं पहले तुम्हें। अब मेरे को ये तुम ये बताओ न्यूक्लियर एनर्जी। फिर मैंने तुम्हें इसमें क्वेश्चन लिखवाया था कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की क्यों नहीं निकाल सकते। तो आंसर था क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है बहुत सारी एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम के अंदर ही, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का क्या है, सम है। क्लियर? इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज। लाइक क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का क्या है, सम है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सारी एनर्जीज हमें चाहिए होंगी इसके लिए, और कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और ये सारी एनर्जी क्या है, ये स्टोर्ड विद इन द सिस्टम है। ये स्टोर्ड क्या है, विद इन द सिस्टम। बता कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? कोई भी बच्चा, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? जो सिस्टम मूव कर रहा है वो वाली काइनेटिक एनर्जी है कि कोई और है? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, ये किसने बोला है? नाम बोलो, किसने बोला ये? कुणाल। कुणाल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना चीज का, ये जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं है ये चीज ध्यान रखना। दिस इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। जैसे ये सिस्टम है, अगर मान लिया मैंने, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है अंदर जो इसके एटम्स हैं, आयंस हैं, या जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये उसकी जैसे इसके अंदर मॉलिक्यूल ले लो, सपोज मैंने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, H2 ले लिया, तो ये H2 के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी ये जैसे ट्रांसलेशन एनर्जी यानी मॉलिक्यूल या तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, या वाई एक्सिस पे जा रहा है, या ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वो ट्रांसलेशन जो होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, वो ट्रांसलेशन एनर्जी है। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है इसका? ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ की है? एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। और रोटेशनल, जैसे मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस लाइन के अराउंड मॉलिक्यूल घूम रहा है, समझिए कि नहीं? इस लाइन के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशनल तुम्हें पता ही है, वाइब्रेशन जैसे अपने ही जो अपने अराउंड, अपने ही मीन पोजीशन के अराउंड रोटेट मूव करे, टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम का होता है, समझिए कि नहीं? जैसे स्प्रिंग को एक बार तुम खींच दो तो अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, वो वाला मोशन है ये वाइब्रेशन एनर्जी। क्लियर? वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल के जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जो हमारे सिस्टम के अंदर एटम की, आयन की, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये वो वाली एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी वो नहीं है कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ये पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी है? ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? एक कौन सी साथ पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी है ये? जैसे जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये, कि इनकी जो अट्रैक्शन एनर्जी है ना, ये इसकी इससे अट्रैक्शन हो रही है, समझे कि नहीं? जो अट्रैक्शन एनर्जी है, समझे कि नहीं? इन दोनों में जो अट्रैक्शन हो रही है, ये वो वाली इंटरनल, ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है। जो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, समझे कि नहीं? या न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन किसकी हो रही है? अट्रैक्शन की। उससे कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर इसको हम वो भी कह सकते हैं, जैसे मैंने ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लिया, ये मैंने लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सही ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हो सकती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से जो फॉल करेगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है, समझे कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं है? तो ये वो चीज है जो अट्रैक्शन हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर ही, मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स में जो आपस में अट्रैक्शन हो रही है।
समझ गए कि नहीं? वो वाली ये अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन को काउंट करना है, सही ना, वो वाली अट्रैक्शन लेनी है ध्यान रखना चीज का। तो जो नेट, अगर एक तरह से मैं कहूँ तुमसे टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, तो तुम कहोगे टोटल एनर्जी सिस्टम की, पॉइंट्स में लिख लेना बेशक। टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने भी क्या पढ़ाया तुम्हें, सिर्फ ये इंटरनल एनर्जी। मैंने क्या माना कि कोई भी, मैंने क्या बोला कि टोटल एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना कोई और फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल, इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी मींस जो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो उसके अंदर स्टोर्ड क्या होते हैं, एटम्स, आयन, ये सब होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब जो है, उन्हीं में अट्रैक्शन रिपल्शन जो हो रही है, वो वाली एनर्जी काउंट हो रही है यहाँ पे। और इस एनर्जी को हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, समझिए कि नहीं है, इस एनर्जी को हम कभी निकाल नहीं सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी होती है एब्सेंस ऑफ, ये टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी की, जो हमने पढ़ा था, है ना, वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जीज का सम है। तो अगर मैं ये, और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन, जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि किसकी मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी है। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अगर एब्सेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड का, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। जैसे मैंने बोला कि किसकी 290 या 300 केल्विन लेते हैं, 300 केल्विन पे, क्लियर, 300 केल्विन पे तुम्हें बताना है कि किसकी इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी 300 केल्विन पे। नियॉन की ज्यादा होगी, या फिर N2 की ज्यादा होगी, या फिर ओजोन की ज्यादा होगी। एक लिया मैंने मोनोटॉमिक, एक लिया डायटोमिक, एक लिया ट्राइएटोमिक। मैंने बोला किसकी इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी या इक्वल होगी सबकी, इक्वल फॉर ऑल। तो क्या आंसर आएगा सर? O3 की ज्यादा होगी। किसकी होगी सबसे ज्यादा, टेम्परेचर 300 की। केल्विन है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल फॉर ऑल। समझ गए कि नहीं, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तीनों की इंटरनल एनर्जी क्या मानेंगे, इक्वल। ओजोन तो की ये नहीं ध्यान होगी रखना ज्यादा? चीज, टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी सबकी कांस्टेंट मानी जाएगी। लेकिन सर ओजोन में तो 3 मॉलिक्यूल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी उनकी? तीन, एक तो एटम्स है, तीन एटम्स है, मॉलिक्यूल्स नहीं ना। तो अच्छा, इसको हाँ, इंटरनल ओके सर। सुन मेरी बात, इंटरनल एनर्जी क्या टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और दूसरा एक फेस चेंज भी, अगर फेस चेंज हो रहा है एक लिक्विड में और एक गैस में, तो मैं कहूंगा गैस की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। लेकिन ये तीनों गैसेस हैं तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है सबका। चलिए, इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली, ये ध्यान रखना चीज का। तो ये वाली चीज है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला उधर कि टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। अगर एब्सेंस है एक्सटर्नल फील्ड का तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट तुम्हें ध्यान होगा कि इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता रखा ना। ये एनर्जी है तो मास डिपेंडेंट है ही, मास डिपेंडेंट है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ बताया मैंने, इंटरनल एनर्जी क्या था, स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन, सही ना, ये क्या है, स्टेट फंक्शन। और ये तुम बता रहा है स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम प्रेशर वॉल्यूम अगर डायग्राम बनाओगे तो तुम किसी भी मान लो ये पॉइंट से एक्स पे थे, तुम एक्स पे थे, तुम्हें पॉइंट वाई पे जाना है। तुम पॉइंट, बुक्स में डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, वाई पे जाना है तो तुम ऐसे चले जाओ या इस पाथ से चले जाओ। ये पाथ 1 मान लो, ये पाथ 2। तो डेल्टा ई क्या आएगा दोनों केस में, डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1, ई वाई पाथ पे माइनस ई एक्स पाथ पे, क्या आएगा वो, सेम, है ना। तुम यहां से यहाँ वाई पे जाओ या इधर से जाओ, 1 से मतलब एक्स से वाई पे जाना है तुम्हें, अगर एक्स से वाई पे जाना है तो क्या होगा, डेल्टा ई क्या आएगा, सेम आएगा। तुम चाहे इस पाथ से जाओ, 1 पाथ से, डेल्टा ई 1 पाथ से गए, डेल्टा ई 2 पाथ से गए, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना, तुम कैसे भी जाओ
इनिशियल और फाइनल पाथ सेम है तो तुम कैसे भी जाओ क्या होगा, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज इट इज ए स्टेट फंक्शन। समझिए कि नहीं है, बता रखा है स्टेट फंक्शन क्या होता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी, डेल्टा ई विल रिमेन द सेम, क्योंकि इट इज ए स्टेट, डेल्टा ई क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, सही ना। फिर इसके अंदर मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताए थे कि अगर तुम्हें क्या निकालना है, अगर जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इंटरनल एनर्जी की, तो वो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जीज का सम है, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इंटरनल एनर्जी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी किसी की नहीं निकाल सकते, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 100 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद क्या एनर्जी में चेंज आया, वो हम निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो नहीं निकाल सकते। थ्योरेटिकली बात अलग है, हम वैसे नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज। 100 ग्राम ग्लूकोज खाया, 10 किलो जूल से एनर्जी बढ़ गई, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया, डेल्टा ई क्या आ गया, 10। समझिए कि नहीं, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज हम निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एज इट इज सम ऑफ वेरियस एनर्जीज। और इसी वजह से हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। क्यों, एंथैल्पी जो होता है हमारा क्या था, वो E E प्लस minus पीवी PV. था। E plus हाँ, P। मुकुल ढंग से पढ़ा कर, मुकुल हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर देता है। ऐसे ही G क्या होगा, H माइनस टी एस। तो जब हम E नहीं निकाल सकते तो H नहीं निकाल सकते, H नहीं निकाल सकते तो G नहीं निकाल सकते। G क्या है, गिब्स एनर्जी, H क्या है, एंथैल्पी, और T टेम्परेचर, S एंट्रोपी। ये सारे फॉर्मूले मैं यूज करूंगा, फॉर्मूले एटलीस्ट याद कर लो तुम लोगों को भी, सही ना। तो ये ध्यान रखना चीज का। और एक तो ये क्वेश्चन बता दिया मैंने कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते हैं। और एक चीज और आता है कई बार क्वेश्चन कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की, वो ज्यादातर हम मानते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है। क्यों मानते हैं ऐसा, व्हाई इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज कंसीडर्ड एज इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। बहुत अच्छे, किसने, विधि ने बोला आंसर, यस किसने, विधि, सर। हाँ विधि बहुत अच्छा सही आंसर है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज कंसीडर्ड टू बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, जब दो मॉलिक्यूल में क्या होती है, अट्रैक्शन। इन दोनों में अट्रैक्शन होगी तो ही तो आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है आइडियल गैस में, तो इंटरनल एनर्जी को हम क्या मान सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के मेनली इक्वल। समझ गए कि नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखनी है तुम्हें इसके अंदर। मैंने बताया तुम्हें इंटरनल एनर्जी न्यूक्लियर की एनर्जी यानी न्यूक्लियस की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, केमिकल एनर्जी जैसे अगर मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ले लिया कोई भी एग्जांपल ले लो तुम इसका, मान लो मैंने ले लिया से N2 ले लिया, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बॉन्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जी मींस बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी, और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। जब अट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूक्लियस के बीच में, तो फिर इससे आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चीज का, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही मानते हैं। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला रिवर्सिबल। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें कोई भी पॉइंट अनटच मत रहने देना। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, जो बात मैं कहूंगा तुम्हें भी याद रखनी है, तो उसको याद रख लेना। वो एक्सप्लेन होंगी धीरे धीरे आगे जाकर, सारी चीज एक्सप्लेन होंगी, लेकिन जो बातें अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो रही, मैं कहूंगा याद करना, तो याद कर लेना इसको। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, यहां से पहला टॉपिक आया समझने वाला, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। बहुत ध्यान से समझना, पूरा मैं ट्राई करूंगा कि ये समझ आ जाए, किसी का भी मिस ना हो ये टॉपिक। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, तुम एक चीज सोच के देखना इसमें, पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे, थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रिवर्ट बैक कर जाए, यानी जो इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसकी, उसे फाइनल पोजीशन मतलब उस स्टेप के लिए वो उन दोनों में कोई खास डिफरेंस ना हो, यानी सिस्टम हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पे रहे। सिस्टम हमेशा किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे।
और इरिवर्सिबल यानी एक साथ हमने प्रेशर चेंज किया और वो फाइनल स्टेज पे आ गया। वॉल्यूम उसका पहले 2 लीटर था, मैंने एक साथ प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम हो गया आधा लीटर। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रेशर, ये ऐसे। और इसमें क्या होगा, जैसे 2 लीटर से मेरे को 10 लीटर पहुंचाना वॉल्यूम, तो एक्सपेंशन करना है, प्रेशर मैंने तेजी से क्या किया, कम कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये होगा। और रिवर्सिबल ये होता है इरिवर्सिबल के अंदर, 2 से 10 सीधा आ गया तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और 2 से 10 लेके आना है तो 2 से तुम 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे करके प्रेशर बढ़ा रहे हो, 10 लीटर तक ले जा रहे हो। कितना ये क्या कभी हो पाएगा एक्चुअल प्रैक्टिस में? सोच के देखो एक बार। टफ है कि नहीं? ये बहुत, इस प्रोसेस को अचीव करना इजी है कि टफ है? इस प्रोसेस को अचीव कर बहुत टफ है। मतलब ये दिस प्रोसेस, दे आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, ये सिर्फ इमेजिनरी प्रोसेस होते हैं। मतलब 2 लीटर से 10 लीटर लेके जाना है, मैं सीधा क्या करूंगा, प्रेशर को मैं तेजी से, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया मैंने प्रेशर को किया सीधा तेजी से, 2 लीटर से 10 लीटर, प्रेशर था पहले इतना, मैंने प्रेशर को किया सीधा कम, ये प्रेशर कम कर दिया। मान लिया ये प्रेशर था पहले मेरा से 10 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को किया मैंने कम कर दिया, इसको कुछ कम किया और प्रेशर कम किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तेजी से कम हो जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम हमारा पहले था 2 लीटर 10 लीटर, 10 से मैंने 2 कर दिया प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम इमीडिएटली क्या हो गया, 10 लीटर। समझ आया कि नहीं? ये नेचुरल, ये किसका है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। तेजी से मैंने प्रेशर को कम किया, तेजी से मैंने प्रेशर को कम किया, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये बात समझे कि नहीं? मैंने क्या किया, 10 एटमॉस्फेयर से वॉल्यूम प्रेशर को कर दिया 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया। नेचुरल सी बात है, 10 से 2 करूंगा तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा। इस कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी इस 2 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर। इसे बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर मैं तुमसे कहता हूं 10 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम था 2 लीटर, ये वॉल्यूम कितना, 2 लीटर है, ठीक ना? अब मेरे को इसको 10 लीटर पहुंचाना है और रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, 10 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, तो मैं 10 से करूंगा प्रेशर को, क्या करूंगा, कम करूंगा। 10 से मैंने जो प्रेशर कम किया 9.9999 ऐसे कर दिया, मतलब इतना सा कम किया, बस इतना कम किया, वॉल्यूम हल्का सा कम हुआ, फिर कम किया और कम हुआ 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 और कम हुआ, ऐसे करते जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे और ये करवाएगा ऐसे, ये ऐसे करवाएगा, ये करवाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं? तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, तब जाके वॉल्यूम 10 से, वॉल्यूम जो है 2 लीटर से 10 लीटर होगा और प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे प्रेशर जो है हमारा क्या रहा, कांस्टेंट नहीं रहा। इसमें प्रेशर क्या था, 2 एटमॉस्फेयर, फाइनली तो 2 एटमॉस्फेयर हो गया ना, फाइनल प्रेशर जो है वही लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसमें ऐसा होगा कुछ। अभी मुझे पता है कि 8-10 बच्चों को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आया हुआ है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत धीरे धीरे। जैसे एग्जांपल अगर लें तो जैसे मेरे को यहाँ से मेरे को से केरला जाना है, तो वहां पे केरला जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, एक तो हमने गाड़ी स्टार्ट की तेज, मतलब कि तेज चले गए, वो इरिवर्सिबल हुआ। एक है हमने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन गियर ही नहीं लगाया, तो क्या हम पहुंच सकते हैं कभी? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है व्हिच कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव हम कर ही नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट टाइम लगेगा। समझ गए कि नहीं? ये तो ये चीज है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, इट इज कैरिड, चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो। जैसे ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करा रहा हूं, थर्मोडायनामिक्स को रिलेट करा रहा हूं। सपोज यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे क्या है, मूवेबल पिस्टन। इस पिस्टन के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल, और अंदर गैस है, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पिस्टन मूवेबल है तो वो वहां जाके सेटल हो जाएगा जब अंदर का प्रेशर, गैस का प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर है गैस का, और बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर, जो ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर लगा रही हैं, ये पी एक्सटर्नल है, जब बैलेंस हो जाएगा तो पिस्टन जो अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अंदर जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और बाहर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगी। तो पिस्टन वहां जाके रुक जाएगा जहां पे दोनों का फोर्स क्या बराबर हो जाए, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल जब बराबर हो जाएगा तो पिस्टन उस जगह जाके सेटल हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं?
यस सर। हाँ, ये सबको पता है इतना। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सैंड के पार्टिकल्स रखे हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल पार्टिकल्स हैं। मैं इसको बड़ा दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। इसके ऊपर मैंने इन्फिनाइटली स्मॉल पार्टिकल्स रखे हैं ऐसे सैंड के। जो एग्जांपल बुक्स में दे रखा है मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो, बुक से पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। तो ये इन्फिनाइटली स्मॉल पार्टिकल्स रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जैसे ही मैं, ये तो था एक साथ मैं सारे पार्टिकल्स रख दूं। अब मैं क्या करूंगा, सपोज मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो अभी बाहर का प्रेशर ज्यादा है, मैं जैसे ही एक पार्टिकल हटाऊंगा, मान लो मैंने एक पार्टिकल हटा दिया, रिवर्सल कर रहे हैं अभी काम क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे। अभी क्या करेंगे, रिवर्सिबल एक्सपेंशन चेक करेंगे इसमें क्या होता है। रिवर्सिबल यानी बहुत स्लोली। एक्सपेंशन कैसे होगा, जब मैं बाहर का प्रेशर कम करूं कि ज्यादा करूं। गैस कब एक्सपेंड करेगी इंटरनली, जब बाहर का प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, कम करेंगे। मान लो मैंने एक पार्टिकल हटा दिया, मान लो मैंने एक पार्टिकल हटा दिया, मैं एक पार्टिकल हटा रहा हूं ऊपर से, देखो मैंने ये पार्टिकल हटा दिया, ये वाला ये हटा गया। जैसे ये हटेगा तो क्या होगा, ये वाला जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नहीं, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये ऊपर हो गया, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि तुम्हें हमें पता भी लगेगा कितना बड़ा है। बहुत कम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पिस्टन हल्का सा ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बाहर एक्सटर्नल और अंदर इंटरनल दोनों बराबर हो जाएंगे तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। एक पार्टिकल मैंने और हटा दिया तो हल्का सा पिस्टन और ऊपर जाएगा, एक और हटा दिया तो हल्का सा और ऊपर जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसमें। ये रिवर्सिबल क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सपेंशन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर से हर स्टेप में क्या होगा, इक्वल तो होना ही है दोनों को, फाइनली दोनों को इक्वल होना है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन में कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सर कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो P इंटरनल माइनस DP, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमारा अगर 10 था पहले, इंटरनल प्रेशर तो 10 था, वो भी मैंने 10 में से क्या कर दिया, 0.001 कम कर दिया प्रेशर, तो क्या होगा, देखो डीपी की वैल्यू जो ये 10 था और ये हमारा जैसे मान लो पहले था 10.001, तो इसमें से क्या कम होगा, पॉइंट, कोई फर्क पड़ रहा है इसमें, नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टिकल, एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है सैंड का, उसको मैंने हटाया। पिस्टन में जो मूवमेंट होगा ना उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतना कम मूवमेंट होगा, एक एक करके करेंगे। तो फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, या बहुत हल्का सा क्या होगा, कम होगा। समझे कि नहीं, ये 10 था, देखो यहाँ 10 था, यहाँ 10.001, कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अब अगर ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, एक एक करके मैं पार्टिकल हटाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, गैस एक्सपैंड करती जाएगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रेशर इज चेंजिंग बट विद वेरी स्मॉल वैल्यू। so system remains almost in a state of equilibrium at each and every moment। अब ऐसे ही अगर मैं तो ऐसा आएगा ना जब P इंटरनल ज्यादा हो जाएगा। अरे वो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो आएगा ही ना, P इंटरनल तो ज्यादा है ही इसमें एक्सपेंशन में, तभी तो गैस एक्सपेंड कर रही है। कैसे ज्यादा हो रहा है, जब हम एक पार्टिकल हटा रहे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन है कि नहीं। ओके सर। एक बहुत छोटा चेंज आ रहा है ना तो हम उसको नोटिस भी नहीं कर सकते, गैस एक्सपेंड कर रही है लेकिन। तो अभी मैंने बताया ना 10 से 2 लीटर हमें गैस को एक्सपेंड करना है, 2 लीटर से 10 लीटर पे, और मैं वॉल्यूम कैसे कैसे बढ़ा रहा हूँ, एक पार्टिकल हटा के, मतलब एक पार्टिकल हटाओगे तो 2 से अब वॉल्यूम बढ़ गया, जो वो बढ़ा 2.0001। क्या कोई खास चेंज आया, खास चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा, मतलब सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल कंप्रेशन करना है, अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन कह रहा हूं, यानी मैं पार्टिकल अब रख रहा हूं इसके ऊपर, मान लो मैंने अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पार्टिकल रख दिया इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल रख दिया, तो क्या बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अब P एक्सटर्नल मैंने बढ़ा दिया, तो P एक्सटर्नल जो होगा कंप्रेशन करने के लिए P इंटरनल क्या होगा, प्लस DP। ये ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर मैं D लिख रहा हूं ना, D इज वेरी स्मॉल चेंज, और मैं डेल्टा लिख रहा हूं थोड़ा सा बड़ा चेंज है। मैंने DP बोला तो ये बहुत कम चेंज होता है, मैंने डेल्टा P बोला तो थोड़ा बड़ा चेंज है, मतलब DP बोला तो से 0.01 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा P बोला तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, मतलब ये बड़ा चेंज होता है। समझ गए कि नहीं, समझ आएगा कि नहीं, ये भी डिफरेंस होता है
डी लिखते हैं, डी यानी डिफरेंशियल से याद रखना, डी यानी डिफरेंशियल से याद रखना, ये स्मॉल चेंज है, और डेल्टा पी बड़ा चेंज है। डेल्टा पी क्या है? बड़ा चेंज है। समझ गए कि नहीं? ये Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं? Yes, है sir. हाँ, तो ये, हाँ, ये ध्यान रखना चीज का। पी एक्सटर्नल क्या होगा? पी इंटरनल प्लस डीपी। पी एक्सटर्नल क्या होगा? पी इंटरनल प्लस डीपी। तो फॉर रिवर्सिबल वर्क, ध्यान रखना, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, और कंप्रेशन, पी एक्सटर्नल जो होगा वो होगा पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हो। ये लाइन याद रखना। और रिवर्सिबल लिख दिया तो इसका मतलब, रिवर्सिबल लिख दिया तो इसका मतलब कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में न्यूमेरिकल्स में सेम मानूंगा। ध्यान रखना चीज का, यहां लिख रहा हूं मैं कि स्मॉल चेंज है, बट न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं दोनों को क्या मानूंगा? पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के इक्वल मानूंगा। और पी इंटरनल सबको पता है क्या होता है? एनआरटी बाई वी। पता नहीं है? पी इंटरनल इज इक्वल टू गैस का प्रेशर क्या होता है? एनआरटी बाई वी। आइडियल गैस लेके चलेंगे, पी इंटरनल इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। ये याद रखना इस चीज का। पी एक्सटर्नल कहीं पे भी आएगा तो मैं पी इंटरनल के इक्वल मानूंगा। अगर वर्ड लिखा हुआ है रिवर्सिबल तो ही मान सकते हैं, उसमें नहीं मान सकते। इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में क्या होगा? इरिवर्सिबल में मैं सारे के सारे पार्टिकल्स, अगर मेरे को इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करना है तो ध्यान रखना, मैं ये सारे पार्टिकल्स एक साथ हटाऊंगा। ये सारे पार्टिकल्स हटा दूंगा तो पिस्टन अपनी जगह छोड़ करके ये सारे पार्टिकल हटा दिए एक साथ, तो पिस्टन जो है बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, जो उसकी फाइनल स्टेज होगी। ये यहां आ गया पिस्टन, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन को छोड़ के। वो इरिवर्सिबल में होगा जब हम, अभी इसी को मैं ग्राफ के थ्रू शो कर रहा हूं, जो मैंने एक एक करके पार्टिकल हटाए थे, मैं दोबारा इसको ग्राफ के थ्रू शो कर रहा हूं। ध्यान देना, अब ध्यान समझना, बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब मैं क्या कर रहा हूं? सपोज मेरे पास प्रेशर था, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, 10 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर था, और मेरे को वॉल्यूम था इस पॉइंट पे 2 लीटर, वॉल्यूम था 2 लीटर। तो अब मैंने क्या किया? प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर थे, वॉल्यूम 2 लीटर था, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था। मेरे को वॉल्यूम पहुंचाना है 10 लीटर, 10 लीटर पहुंचाना है, तो मैं प्रेशर को तेजी से कम करूंगा। अगर मैं प्रेशर को तेजी से कम करता हूं 10 से एटमॉस्फेयर सीधा 2 एटमॉस्फेयर, ये है 2 एटमॉस्फेयर, सपोज 10 से 2 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। 10 से किया मैंने सीधा 2 एटमॉस्फेयर, 2 कर दिया, तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाएगा 10 लीटर की तरफ, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया। तो ये पॉइंट हमारा 10 लीटर। ये है इरिवर्सिबल वर्क। जब मैं प्रेशर को तेजी से डिक्रीज करूंगा, वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा, इंस्टेंटली बढ़ेगा, सडनली होगा, सडन चेंज होगा बिल्कुल एकदम। और कांस्टेंट प्रेशर पे, वो कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलेंगे हम? 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर करते ही वॉल्यूम कितना होगा? 10। तुम चाहो तो P1 V1 P2 V2 से निकाल भी सकते हो, क्योंकि प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर में माना मैंने। और अगर मैं इसी को क्या करूं, एक एक करके सैंड पार्टिकल हटाऊं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नो डाउट वॉल्यूम बढ़ेगा। ध्यान देना, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन बहुत स्लोली। क्लियर हुआ कैसे? ये बहुत ज्यादा स्लोली। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ये आ रहे सर। बहुत ध्यान समझना। उसमें मैंने प्रेशर तेजी से कम किया, वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया। इसमें क्या किया मैंने? प्रेशर हर एक इंस्टेंट पे बहुत स्लोली कम किया। 10 से किया मैंने 9.999, वॉल्यूम बढ़ा 2.0001, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके किया। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। तो मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। अब एक बार इसकी डेफिनेशन जो स्कूल में लिख के आनी है, ये लाइन मत भूलना, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। और अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे हर बार न्यूमेरिकल्स में? पी इंटरनल के इक्वल विच इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। ये याद रखना जरूर। दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्लियर? दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वेदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, वेदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो इस चीज को भूलना नहीं है। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है, और रिवर्सिबल जो भी वर्क होता है वो हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होता है रिवर्सिबल से, चाहे वो रिवर्सिबल कंप्रेशन हो या रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो।
ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा एफिशिएंसी आती है, लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिस में अचीव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में वो अचीव नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। क्यों? जैसे मैंने बोला रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपेंशन कब हुआ, वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा। बाय द सिस्टम हुआ ना, गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है कि नहीं? यस सर। तो बाय द सिस्टम है, जो सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हम क्या चाहेंगे, वो ज्यादा हो, और वो ज्यादा आता है, ये आ जाएगा वर्क डन। चलो ये ना बाद में करते हैं, अभी समझ नहीं आएगा। ये रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा आता है और रिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन कम आता है। कंप्रेशन कैसे होगा, जब हम काम करेंगे, जब हम ऊपर डस्ट पार्टिकल रखेंगे, जब हम काम करेंगे, तो रिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन कम आता है। एक्सपेंशन ज्यादा आएगा, कंप्रेशन कम। यही हम चाहते हैं कि आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम। इनपुट हम कर रहे हैं, जो वो कंप्रेशन हम कर रहे हैं, इनपुट कम है, इसलिए रिवर्सिबल वर्क्स दे आर ऑलवेज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल वर्क्स। ये याद रखना लाइन, मैं भी प्रूव करूंगा इसको भी। तो अभी नोट करना है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क में डिफरेंस आता है स्कूल के अंदर। डिफरेंस, रिवर्सिबल वर्क या रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बताओ, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस ज्यादा होगा कम होगा इसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर? ड्राइविंग फोर्स और बहुत कम होगा। बहुत ही कम होगा। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम। अभी मैंने बताया पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल मानना है इस केस में। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या मानना है, पी इंटरनल। समझ आई बात कि नहीं है? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। तो ये ध्यान रखना है, रिवर्सिबल ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली। अगर एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं हम बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, such that all the changes occurring in the direct process can be exactly reversed, then it is called as reversible process. ये exact definition बोलनी है तुम्हें। मैंने एक तो तुम्हें बता दिया, if difference between driving force and opposing force is very small and all the steps can be exactly reversed, then it is called as reversible work. Simple definition क्या है, if when the difference या if the difference between driving force and opposing force is very small and the process is carried out very slowly, infinitesimally slowly, ये वर्ड यूज करते हैं बुक्स के अंदर, यानी मतलब वेरी स्लोली, इसमें लगे वेरी स्लोली। infinitesimally slowly, ये याद रखना है। if the difference between driving force and opposing force is very small and the process is carried out infinitesimally slowly, then it is called as, तब इसे बोलते हैं, तब इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा मैंने क्या बोला, if a process is carried out in such a way that if a process is carried out in such a way that all the steps in such a way that all the steps, all the changes occurring in the process can be exactly reversed and the system remains almost in a state of equilibrium, and the system remains almost in a state of equilibrium, then it is called as reversible process. तो बोलेंगे इसको रिवर्सिबल प्रोसेस। नोट कर लिया गया कि नहीं ये? सर फिर से वो कर दो एक बार, रिपीट ये पहला वाली। बोला मैंने, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, और प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा बोला मैंने, इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट infinitesimally slowly, if a process is carried out infinitesimally slowly या very slowly, such that all changes occurring in the process, such that all changes occurring in the process can be exactly reversed, can be exactly reversed, can be exactly reversed, and the system remains almost in a state of equilibrium, and the system remains almost in a state of equilibrium, and the system remains almost in a state of equilibrium, then it is called as reversible process. नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। चलो ये नोट कर लेना जरूर, सही है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी। अच्छा नेक्स्ट अप है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस।
if a process is carried out very rapidly, if a process is carried out very rapidly such that all the changes cannot be exactly reversed, such that all the changes in the direct process cannot be exactly reversed, then it is called as irreversible process. And there is large difference between if all the changes, if a process is carried out very rapidly such that all the changes in the direct process cannot be exactly reversed, then it is irreversible process. And there is large difference between opposing force and driving force. Opposing force पहले 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, अब 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो लार्ज डिफरेंस है. देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स. इन दोनों डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. तो ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमारा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस. और ये रियल प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ये होगा. अब ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी तुम्हें. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस खुद लिखना, मैं जल्दी से बोलूंगा यहाँ पे. रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस. रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें बोलेंगे पहला पॉइंट डेफिनेशन वाला, डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने, पेपर में आता है डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस. इफ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली सच दैट ऑल चेंजेस occurring in the process can be exactly reversed, then it is called as this reversible process. If a process is carried out very rapidly such that all the changes in the process cannot be exactly reversed, then it is irreversible process. इसमें driving force और opposing force क्या होंगे, equal होंगे. इसमें difference होगा, large difference between driving force and opposing force, large difference between driving force and opposing force. तीसरा point इस केस में, third point, pressure is not constant throughout. प्रेशर नॉट कांस्टेंट, चेंज हो रहा था, हर एक स्टेप पे प्रेशर चेंज हो रहा था. प्रेशर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ये बोलना है इसके अंदर. नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है, दीज आर, इसमें लिखना इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट एनी पॉइंट. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग्स ऑलवेज. System is in equilibrium with surroundings always. Equilibrium is always maintained. System is in equilibrium with the surroundings. और इसमें नहीं होगा. System is not in equilibrium with the surroundings. Equilibrium is achieved only after completion of the process. Equilibrium is achieved only after completion of the process. Only after completion of the process. Equilibrium is achieved only after completion of the process. इसमें fifth point, इसमें infinite steps लगेंगे to complete the process. Infinite steps, finite steps होंगे. ये infinite time लेगा to complete the process. Infinite time to complete the process. इसमें finite time लिख लेना एक ढंग से. Finite time लगेगा इसके अंदर, फाइनाइट टाइम. और क्या आएगा, फाइनाइट टाइम. ये इमेजिनरी प्रोसेस होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इमेजिनरी. इट इज इमेजिनरी, कैन नॉट बी अचीव्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस. और ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, होते हैं, रियल प्रोसेसेस हैं. ये इमेजिनरी प्रोसेसेस है, ये होंगे नहीं. स्टार्ट करेंगे अभी क्लास. अभी ये इमेजिनरी प्रोसेसेस हैं रिवर्सिबल, और ये रियल प्रोसेसेस है.